गाय हमारी माता है और हमारे जीवन से इसका जन्म जन्म का नाता है। गाय को माँ बोला जाता है और गाय को माँ क्यों बोला जाता है ये हम सभी लोग जानते हैं। आज के परिवेश में बेशक भूल गए हों, लेकिन गाय मेरे लिए माता क्यों है और इसका संरक्षण जरूरी क्यों है। आज इस देश में कई प्रांतों की सरकारों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में तो गाय के संरक्षण के लिए, यानी गाय इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए गौ आश्रय स्थल खोले गए हैं। लेकिन किसान गाय नहीं पाल रहा, गाय सरकार पाल रही है। यानी गायों को बचाने का ठेका सरकार ने ले रखा है और मुझे गाय बचती हुई दिख नहीं रही है। तो गाय को अगर बचाने की बात है तो गौवंश में बैल भी है। अगर गाय है तो बैल है और बैल है तो गाय है। अब बैल को माइनस करके अगर गाय बचाने की कवायद है तो बेईमानी है। और बेशक किसी को ये बात अटपटी लगे, बेशक आज अटपटी लग भी सकती है कि दुनिया चंद्रमा में जा रही है और आप पुराने ज़माने की बात करते हैं। क्योंकि मैं सनातनी हूँ, सनातन संस्कृति से मेरा रिश्ता है और जो व्यक्ति अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाएगा उसका अस्तित्व खतरे में है। मानना हो तो मान लो, ना मानना हो तो ना मानो। विषय ये है कि बैल आधारित कृषि को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि क्या दकियानूसी बातें हैं, तो फिर आत्महत्या या मरने की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका कुछ जो टेलर है वो सामने आने लगा है। आज के 20-25 साल पहले तक ग्रह कलह के कारण कोई आत्महत्या कर लेता था, लेकिन इधर 20 साल के बाद खेती में हानि हो गई। आत्महत्या करने का रीजन ये हुआ कि खेती में लॉस हो गया। बहुत सारी कहानियां आपके सामने आने लगी हैं और इस देश में हर वर्ष लाखों की संख्या में किसान खेती में घाटे को लेकर के सुसाइड करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मित्रों, बैल आधारित कृषि को अगर मैं आत्मसात नहीं करता हूं तो ये जान लीजिए कि आज नहीं, हम नहीं मरेंगे तो मेरा बच्चा सुसाइड करेगा। सुसाइड तो करना है। उसका कारण है खेती का बैल से बहुत तगड़ा रिश्ता है। जब बैल आधारित कृषि गांव में होती थी तो गांव में बेरोजगारी नहीं थी। आप डाटा उठा के देख लीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल हो तो आपने स्वयं अनुभव किया। अगर आप 30 साल की उम्र के हैं तो अपने पापा से पूछ लीजिए। पापा से ये पूछिए कि पापा, आज गांव में जो किसान है वो भी दिल्ली जा रहा है मजदूरी के लिए, छोटे मोटे रोजगार के लिए। आपके ज़माने में जो उनके पास ज़मीन नहीं थी, क्या वो दिल्ली जाते थे? तो आपको उत्तर मिलेगा कि 50-60 साल पहले तो गांव का जितना भी भूमिहीन किसान था, भूमिहीन परिवार थे, उनकी सारी की रोजी रोटी यही थी। क्योंकि लुहार था, बढ़ई था, कुम्हार था, नाई था, धोबी था। कुछ ट्रेडिशनल व्यवसाय थे और कुछ जिनके पास व्यवसाय ट्रेडिशनल नहीं थे वो बड़े किसानों की ज़मीन जोतते थे उनके बैलों से। बैलगाड़ी का काम था, खेत जोतने का काम था, फसलों की बुआई का काम था, फिर खलिहान में फसलों की मड़ाई का काम था। तो गांव के जो भूमिहीन लोग थे उनको साल भर रोजगार मिलता था
और आज 5 एकड़ का किसान भी खेती पाती छोड़ करके दिल्ली 2 पैसे के लिए भागता है। क्यों? क्योंकि जब से बैल गया तब से खेती की लागत बढ़ गई। तो गांव में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है उसका कारण है कि बैल आधारित कृषि का बंद हो जाना, ट्रैक्टर का आ जाना, छुट्टा गौवंश से फसलों की रात भर रखवाली का जो मुद्दा है उसका मुद्दा भी यही है कि किसान रात भर जो है गायों से अपनी फसलों की रखवाली करता है, और अगर चूक गया तो पता चला 2 बीघा गेहूं की फसल रात भर में उसके गायों ने खा डाली। आज के 40 साल पहले तो ये गाय छुट्टा नहीं थी ना, आज क्यों छुट्टा हो गई? क्योंकि गाय पालने का जो व्यवस्था थी उसको ऐसे समझिए कि गाय दूध के लिए नहीं पाली जाती थी। बेशक दूध देती थी, लेकिन गाय के पीछे का जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि गाय जब बछड़ा देगी तो वो बैल बनेगा और मेरे खेत जोतेगा। तो आज खेत की जुताई के लिए जो बड़े लोग हैं उनको 8 से 9 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर आता है और उसके सहायक केंद्र भी 2-2.5 लाख रुपए के आते हैं। यानी कि अगर ट्रैक्टर से खेती करनी है तो एक मुश्त उसको 11 लाख 12 लाख रुपए फंसाने पड़ते। जबकि उस किसान के घर में अगर 2 जोड़ी बैल थे, जो ट्रैक्टर की हैसियत आज रखता था, 2 जोड़ी बैल से काम चलता था। 2 जोड़ी बैल से काम चलता था और फसलों के अवशेष वो बैल खाते थे, और गांव के 2 मजदूर, 2 भूमिहीन परिवार उस जमींदार के यहाँ खेती करते थे। तो कितना पवित्र यज्ञ था कि हमारी खेती में मेरे बैल जुताई करते हैं, वहीं पेशाब करते हैं, वहीं गोबर करते हैं। तो वो जो जीरो बजट का है ना, जीवामृत बनाइए और बीजामृत बनाइए और घन जीवामृत बनाइए, ऑटोमेटिक ये जीवामृत घन जीवामृत सब खेत में अपने आप बनता रहता था। अब गाय किसी के पास बची नहीं, पड़ोसी से कहिए कि भाई साहब हमको 10 लीटर पेशाब दे दो, जीवामृत बनाना है। क्या जरूरत है जीवामृत की? तो फसलों के उत्पादन में रसायनों का जो बढ़ता प्रयोग है, मतलब उर्वरकों का या पेस्टिसाइड का, क्यों है कि जब पशु कम हुए, बैल खत्म हुए, ट्रैक्टर हैवी वजन का ट्रैक्टर खेत में चला, तो ट्रैक्टर और फसल सुरक्षा रसायन और रासायनिक उर्वरकों की बजाय उसका जो प्रभाव है वो क्या हुआ? जमीन के बायोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर, या सॉइल की जो प्रॉपर्टीज थी, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज कि मिट्टी ऐसी मुलायम होनी चाहिए, उसमें वायु संचार होना चाहिए, वो पैर धंस जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन और ट्रैक्टर ले डूबा। जब हम अपनी, जिसको माँ बोलते हैं, यहाँ तो गाय माता की बात कर रहा था, अब आती जमीन माता, धरती माता। जब ये गौ माता गई मेरे घर से, या बैल आधारित खेती बंद हुई, गौ माता गई, धरती माता भी गई। तो मैंने जो कहा ना कि गौ माता गई, धरती माता गई, और अपनी माता का तो हाल आप जान रहे हैं। बुजुर्गों का हाल किसी से छुपा नहीं। तो हमारी जन्म देने वाली माता का हाल, फिर गौ माता का हाल, फिर धरती माता बेहाल। तो मैंने जो लिखा है ना, आत्महत्या करने की तैयारी करें। देश का कोई भी बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी अगर मेरी बात को इग्नोर करे तो उपाय बताए। आप इतने कारण खोजिए। मैंने जो बताया, 20 साल पहले इस देश में एक भी नागरिक, किसान, मतलब किसान, खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या की, ऐसा नहीं था। और आज लाखों की तादाद में किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या करते हैं। इसी बात को तो समझना है कि आखिर अब खेती में घाटा कैसे हुआ। और घाटा कभी किसी बड़े आदमी को नहीं होता,
एक भी न्यूज, लाखों किसान जो मरे हैं उनमें एक भी बड़ा किसान आत्महत्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रैक्टर है ना, वो कुछ अर्निंग लाता है, वो आमदनी लाता है। गरीबों की ज़मीन का जुताई करके, गरीबों की खेतों में जो कर्षण क्रियाएं हैं उनका करने के बाद उसको कुछ फ़ायदा मिलता है। नुकसान किसका होता है? हमेशा गरीब और छोटे मझोले किसान का, क्योंकि उसने तो ट्रैक्टर के चक्कर में बैल बेच दिए। बैल उसकी फसल की उपज का अवशेष खाता था और गोबर करता था, खाद बनती थी, खेतों में जाती थी, रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं थी, फसलों में बीमारियां नहीं लगती थी, जमीन में पानी नहीं देना पड़ता था क्योंकि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा था। और आज वो किराए के ट्रैक्टर से खेती कराने लगा तो 8, 10, 12 हज़ार रुपये तो वो ट्रैक्टर मालिक को देने हैं, फिर इतने के रासायनिक उर्वरक लाने हैं, फिर फसल सुरक्षा रसायन लाना है, और फिर खेती में जो पैदावार हुई वो 20 कुंटल की हुई, उसकी मार्केट में 30,000 की बिकी और पता चला 25,000 उसकी लागत लग गई है। अब बच्चों को पढ़ाई की बात थी, पत्नी को साड़ी वाड़ी दिलाने की बात थी, कुछ शादी ब्याह की चर्चा थी, और वो अब गम में डूब गया। और क्या किया कि वो आत्महत्या कर लिया। तो मित्रों, ये जो बैल आधारित कृषि है ना, ये मेरी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। कल्पना करिए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि नहीं, डीजल का भंडार तो अनवरत रहेगा, लाइफ टाइम के लिए डीजल कभी खत्म नहीं होगा। है कोई दावा करने वाला? जब पानी का दावा झूठा हो गया कि जब पानी भूगर्भ जल से समाप्त हो सकता है तो डीजल समाप्त क्यों नहीं हो सकता? कल्पना करिए, डीजल ना रहे तो, या डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनको ले लीजिए, तो अगर इस देश में कल को डीजल आना बंद हो जाए, या डीजल जहां से आता है जिन देशों से, वहां डीजल का भंडार, तेल का भंडार खत्म हो जाए, जो मैं कह रहा हूं क्यों नहीं खत्म हो सकता? पानी खत्म हो गया, डीजल क्यों नहीं खत्म हो सकता? तो पानी की अवेलेबिलिटी डीजल से बहुत ज़्यादा है। जब पानी खत्म हो सकता तो डीजल क्यों नहीं खत्म हो सकता? इसलिए जो मेरी प्राचीन संस्कृति थी, कृषि की संस्कृति, और ये संपूर्ण हिस्सा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये दर्शन से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा नहीं, जब बैल से खेती करता तो कितना बड़ा दर्शन था। 4 बैल पलते थे, 2 गांव के परिवार यानी कि 12-15 लोग पलते थे, खेती में घाटा नहीं था, उपज का स्वाद बहुत अच्छा था, लागत नहीं लगती थी, और क्या कहा जाता था? उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। वो जो जमींदार है, अगर उससे कोई कहे उसका लड़का इंटर पास हो जाए, उसके लड़के कोई फ्री फंड में तहसीलदार बनाए, तो जाने कितने आप किस्से ऐसे सुनेंगे कि बहुत सारे किसान जो है ना नौकरी करने नहीं जाते थे, वो कहते थे गुलामी करेंगे। और आज ट्रैक्टर आधारित कृषि का ही परिणाम है, रासायनिक कृषि का ही परिणाम है क्या, कि बड़े से बड़ा जमींदार 20 लाख 50 लाख रिश्वत दे के अपने बच्चे को तहसीलदार बनाना चाहता है। तो मित्र, इस बात को समझना पड़ेगा। अब गौ आश्रय स्थल, एक मुद्दा आता है ना कि गौ का संरक्षण तो होना ही चाहिए, किसी कीमत पर होना चाहिए। तो फिर बता दूं, ये गौ आश्रय स्थल खोल करके गौ का संरक्षण नहीं हो सकता, अथवा गौमूत्र की उपयोगिता सिद्ध करके, मतलब गाय बचाने के लिए कितना बड़ा मजाक है। हम ये कहते हैं गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, होता होगा कैंसर ठीक, तो सारी दुनिया गौमूत्र पीने लगेगी क्या? कितना गौमूत्र पिलाओगे? कैसे बेचोगे? कौन खरीदेगा? सीधी सीधी बात है। जो सिस्टम था, सिस्टम क्या था? गाय बच्चे पैदा करती थी, जो बछियाँ होती थीं वो फिर गाय बनती थीं, जो बछड़े होते थे वो खेती करते थे, हमारी फसलों के उपज को वो गौवंश खाता था, बदले में गोबर देता था, गोबर से खाद बनती थी, वो खाद खेत में जाती थी, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। जो बैल थे उनको लोग, गांव के जो गरीब लोग थे वो उस बैल से खेती करते थे, उनको रोजी रोटी मिलती थी।
यानी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये मेरी संस्कृति है। और जो इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को ठुकरा देता है, तो भगवान और परमात्मा भी उसको ठुकरा देता है। क्योंकि जब आप भगवान की व्यवस्था को आत्मसात नहीं करेंगे तो भगवान आपका क्या ध्यान रखेगा। तो मित्र, ये हम मित्रों से बात करते हैं, और अगर मेरी बात कहीं नीति निर्माता जिनको गाय से मोहब्बत है, तथाकथित वो लोग जो गाय से मोहब्बत करते हैं, गाय को बचाना चाहते हैं, उनसे मैं खास करके अपील करता हूं कि जो गुड्डे गुड़िया का खेल है ना, ये बंद करिए। बैल से जो किसान खेती करे, अब हमारी बात से तो नहीं करेगा कोई, अगर नीतियां कहेंगी बैल से खेती करो तो भी नहीं करेगा कोई। हम क्यों ना, हम ट्रैक्टर रसायन आधारित जो खेती करता है, 5 एकड़ का किसान है, 2 हेक्टेयर जमीन में खेती करता है, उसको हम 40-50 हज़ार रुपये उर्वरक पे सब्सिडी हर साल देते हैं। एक किसान उर्वरक पर 30,000, 10,000, 15,000 की सब्सिडी पाता है। हम सीधे सीधे बात करें कि हम रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बंद करते हैं और बैल आधारित खेती करने वाले किसानों को इतना प्रोत्साहन देते हैं, यानी जो बैल से खेती करेगा उसकी उपज का भाव मैं 20% ज़्यादा दूंगा। गाय भी बच जाएगी, बैल भी बच जाएगा, और लोग आत्महत्या करने से भी बच जाएंगे। और अगर ये नाटक नौटंकी चलता रहेगा तो फिर भगवान मालिक है, नाटक आप करिए और लोग देखेंगे और लोग तालियां बजाएंगे। नमस्कार।